मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपने इस सेट के 50 क्वेश्चन में से 30 प्लस कर दिए ना, तो आपका होमगार्ड में सिलेक्शन पक्का है। मैं आपसे वादा करता हूं, ये आपको कंफर्म करता हूं कि आपकी एक सीट पक्की होगी। लेकिन अगर आप में दम है तो आज अगर इस सेट में आपने 30 प्लस क्वेश्चन कर दिए ना, तो वाकई में आप सिलेक्शन के लायक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस में कितना दम है। और अपना जो स्कोर आए, जेन्युइन स्कोर लिखना है, कमेंट में लिख कर जाना कि मेरा जेन्युइन स्कोर इतना बैठा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो कितना है आप कहेंगे? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये आपका क्या है? कुल क्षेत्रफल है। उत्तराखंड को अलग होने के बाद 9 नवंबर 2000 को 2000 में जब उत्तराखंड अलग हो चुका है उत्तर प्रदेश से, उसके बाद का जो क्षेत्रफल है ये है। और भारत में इसका स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है, क्योंकि पहले 3 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। चलिए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? आप कहेंगे विंध्याचल पर्वत। यूपी स्पेशल का जो बैच चल रहा है, जिसमें हमने कंप्लीट यूपी जीके करा रहे हैं, उसमें मैंने आपको जब ज्योग्राफी वाले वो कराया है, तो उसमें मैंने बताया था आपको 300 से लेकर 600 मीटर तक ऊंचाई है। किसकी? विंध्याचल वाले पर्वतों की। अगर किसी ने यूपी जी के अभी तक नहीं पढ़ा है तो जाकर आप वीडियो चेक कर सकते हैं, यूपी का कंप्लीट जी के है वहाँ पर। चलिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस दिशा में बहती है? ये भी मैंने उसी में बताया आपको ज्योग्राफी वाली वीडियो में। तो किस दिशा में बहती है? आप कहेंगे कि पश्चिम से पूर्व की तरफ। जो यूपी का मैप है इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होती है और ऐसे करते हुए कहाँ पर जाती है? बिहार, बलिया वाले जिले को काटते हुए बिहार में एंटर करती है। ठीक है, और बलिया क्या है? सबसे पूर्वी जिला है यूपी का। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी मिट्टी है उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा? आप कहेंगे जलोढ़ मिट्टी है, जिसमें कौन कौन से मैंने बताया था आपको? तराई क्षेत्र में खादर बांगर। जाकर आप यूपी जीके वाली वो देख लेना, जियो वाली क्लास, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए, तराई क्षेत्र किस भाग में स्थित है? तो किस भाग में स्थित है? आप कहेंगे उत्तर भाग में। जो यूपी का मैप है ऐसे, जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं यहाँ पर, इसके ठीक नीचे भावर है, भावर व तराई क्षेत्र। तो यूपी के सबसे उत्तर में कौन सा है आपका? भावर और तराई क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र किस प्रकार की भूमि है? तो मैंने बताया था बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। तो पठार ये कैसी है? आप कहेंगे कि पठारीय मिट्टी। ठीक है, और वहां पर दोनों तरह की मिट्टी भी बताई थी मैंने, इस साइड कौन सी मिट्टी मिलती है और इस साइड कौन सी मिट्टी मिलती है, लाल, काली। इधर कौन सी फसल होती है? कपास। इधर कौन सी? दलहन तिलहन वाली फसलें। यूपी की स्टेट जियो वाली क्लास में विद मैप बताया, विद मैप अच्छे से। और पीपीटी देखना आप जाकर, बहुत ही शानदार पीपीटी है वहां पर। चलिए, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो कैसी है उत्तर प्रदेश की जलवायु? आप कहेंगे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। जो हमारे भारत की जलवायु है वो होती है उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, मानसूनी, क्योंकि यहाँ पर कैसा है, गर्म भी है और बारिश भी होती रहती है। राज्य में औसत वर्षा लगभग कितनी होती है? अभी वीडियो आएगी आपकी उत्तर प्रदेश जलवायु पर। ठीक है, उसमें इन चीजों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बताइए आपका आंसर क्या है इसमें जल्दी से। तो आपका आंसर है 100 सेंटीमीटर। लगभग कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर तक। और रेन गेज आपको पता होगा, इससे नापी जाती है आपकी ये। कभी आप कहने लगोगे यंत्र नहीं पता। उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना कौन सा है? तो सबसे ठंडा महीना कौन सा है? आप कहेंगे जनवरी। जनवरी में होती है ना सबसे ज्यादा ठंड। विंध्याचल पर्वतमाला किस जिले में प्रमुख है? तो किस जिले में प्रमुख है? आप कहेंगे मिर्जापुर में प्रमुख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका, गंगा और यमुना का संगम कहां पर है? तो ये तो सभी को पता होगा, सभी मेरे भाई जाते होंगे कुंभ मेले में। तो प्रयागराज इसका सही आंसर हुआ।
उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी जो नेपाल से आती है, नेपाल से, आप सभी को पता होगा, नेपाल से, नेपाल के साथ एक नदी सीमा भी बनाती है उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच में, कौन सी है? आप कहेंगे वो काली नदी है। और जो उत्तर प्रदेश से प्रमुख नदी जो नेपाल से आती है वो क्या है आपकी? घाघरा नदी है। चलिए, गोमती नदी, कुछ खास बात बता सकते हैं आप? गोमती नदी, गोमती नदी क्या करती है? कौन सी नदी पर कौन सा राज्य है? ये नदी वाली वीडियो में सब कवर कर लेंगे हम। देखिए, अगला आपका चंबल नदी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चंबल नदी जब यहाँ पर हमारा ललितपुर जिला होता है ये, और यहाँ से एंटर कर दी है और यमुना में आकर मिल जाती है चंबल नदी, तो किस राज्य से आती है? आप कहेंगे ये मध्य प्रदेश की साइड से। और सबसे इधर की तरफ कौन सा हमारा वो होता है क्षेत्र? आप कहेंगे बुंदेलखंड वाला क्षेत्र होता है। सही है। चलिए, दोआब का अर्थ, दोआब का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि, जिसको हम क्या कहते हैं? दोआब। अच्छे से समझना है तो जाकर वीडियो देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो किस क्षेत्र में होती है? आप कहेंगे पूर्वी भाग में, क्योंकि उधर से क्या है, मानसून आते हैं। जब ऐसे हमारा यूपी हुआ ये, तो इधर से क्या होता है, जब इधर से हमारे जो बंगाल की खाड़ी से जो उठता हुआ मानसून आता है ऐसे, तो इधर होते होते वो कम होता चला जाता है, मतलब डेंसिटी उसकी कम होती चली जाती है। तो इधर वाले क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, कैमूर वैमूर की पहाड़ियाँ, उनसे टकराते हुए यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। चलिए, राज्य का दक्षिणी भाग किस पठार का हिस्सा है? जो दक्षिणी भाग है वो किसका हिस्सा है? आप कहेंगे ये है आपका, बताइए किसका हिस्सा है ये? आप कहेंगे ये बुंदेलखंड का हिस्सा है। बुंदेलखंड का पठार मैंने बताया आपको अच्छे से। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो मैप वाली क्लास देखना आप अच्छे से जाकर। अब से पहले वाले सेट में भी मैंने आपको ये सब कुछ बताया है, कितने राज्यों से कैसे कैसे होगी, लेकिन अगर आपको डिटेल जानना तो मैप वाली वीडियो देखना। तो सीमा राज्य बताने हैं तो 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 क्या है हमारा देश, नेपाल। आई बात समझ? चलिए, राज्य में ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितने तक पहुंच जाता है? जो उत्तर प्रदेश है उसमें जो है तापमान कितने तक पहुंच जाता है? तो आप कहेंगे 45 डिग्री तक। जून वाले महीने, जून जुलाई में 45 डिग्री पहुंच जाता है। घाघरा नदी का अन्य नाम क्या है? तो घाघरा नदी का अन्य नाम है, आप कहेंगे सरयू नदी है। चलिए, उत्तर प्रदेश का प्रमुख मैदानी भाग किस नदी द्वारा बनता है? तो किस नदी द्वारा बनता है? आप कहेंगे गंगा द्वारा बनता है, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। चलिए, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की है? आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने। पता है आपको चाणक्य, ठीक है, कौटिल्य, जानते हैं विष्णुगुप्त को। तो चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? देखिए, अगला ही क्वेश्चन यही आया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आप कहेंगे चाणक्य, जिनका अन्य नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी था। और इन्हों की बुक बहुत पूछी जाती है, क्या है? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में क्या है? राजनीतिक बातें हैं, ना कि इकोनॉमिक्स वाली, ठीक है। चलिए, अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो अशोक का कलिंग युद्ध बताएंगे आप। अशोक का कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। किस क्षेत्र में? आपको पता है, उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है आज के समय में। मौर्य काल की राजधानी थी, मौर्य काल जो है हमारा, उसकी राजधानी क्या थी? आप कहेंगे पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है? गंगा और सोन नदी के तट पर क्या है, मिलाप पर बनाया गया शहर था। और पाटलिपुत्र किसने बसाया था? आप मुझे कमेंट में बताइए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अभी बताया आपको। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य जी ने लिखी है। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? जब कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? आप कहेंगे बौद्ध धर्म को। और इन्हें दीक्षा किसने दी थी? चलिए बताइए, दीक्षा किसने दी थी? अगला क्वेश्चन, मौर्य काल का यूनानी राजदूत कौन था? जो मौर्य काल है जिसमें यूनानी थे, सिकंदर था, सब थे, उसमें कौन था इनका राजदूत? आप कहेंगे मैगस्थनीज। और मैगस्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी? बताइए। इंडिका लिखी थी। चलिए, अशोक के शिलालेख किस लिपि में थे? तो अशोक के लेख जो थे वो ब्राह्मी लिपि में थे, आप सभी को पता होगा, ब्राह्मी खरोष्ट लिपि। चलिए, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार किसका पुत्र था? आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। मौर्य साम्राज्य का पतन किसके बाद हुआ? तो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ आपका
बृहदत्त के बाद, यानी कि बृहदत्त उसका अंतिम शासक था। अब बात करते हैं पॉलिटी। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? आप कहेंगे ये समानता के अधिकार से संबंधित है। विधि के समक्ष समानता और विधियों में समानता। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? आप कहेंगे स्वतंत्रता के अधिकार से। वाक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, 19(1) में है ना सारी स्वतंत्रता। चलिए, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, लाइफ टू लिबर्टी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 आपको पता है संवैधानिक उपचार से संबंधित है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बताया इनको? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ये क्या करता है आर्टिकल 32? हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका बचाव करता है। चलिए, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 370 आपको पता होगा किस राज्य से संबंधित था? आप कहेंगे जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अगला क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 368, ये किससे संबंधित है? संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। संविधान संशोधन होता है आर्टिकल 368 से, और ये कहाँ से लिया गया है? आप कहेंगे साउथ अफ्रीका से। अब बात करते हैं अनुच्छेद 76 किस पद से संबंधित है? तो आप कहेंगे ये आपका किससे? अटॉर्नी जनरल, यानी कि महाधिवक्ता जो होता है आर्टिकल 76 में होता है। चलिए, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है अनुच्छेद 280? वित्त आयोग से। अगला अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे राज्य आपातकाल से। 352 से लेकर 360 तक है ना आपातकाल, इमरजेंसी, भाग 18। तो उसके जो आर्टिकल 356 है वो क्या है? हमारा क्या बताता है? हमारे राज्य आपातकाल के बारे में बताता है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है ना इंटरेस्टिंग। विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो कौन सा है? आप कहेंगे ईसाई धर्म। ईसाई धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वो पैगंबर मोहम्मद है। अभी आपको पता होगा मोहम्मद दीपक करके एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उन्होंने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया था, तो वही है मोहम्मद दीपक। ठीक है, तो मोहम्मद जो वर्ड लगाया था उन्होंने वो पैगंबर साहब का था। अगला, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? सभी को पता है ये तो। कौन है? बुद्ध है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर थे। और फर्स्ट और 23 पार्श्वनाथ, तो मतलब मुझे बताना, आपको ये कमेंट करोगे बताना है कौन कौन से। ऋषभदेव कौन से हैं और पार्श्वनाथ कौन से नंबर के हैं। चलिए, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना किसने की है? आप कहेंगे गुरु नानक जी ने। इनका जन्म कहाँ हुआ? पाकिस्तान, तलविंडर जो था स्थान उसमें। ठीक है, ईसाई धर्म की पवित्र ग्रंथ कौन सा है? सभी को पता है कौन सा है? बाइबल है। कुरान किसका है? इस्लाम का। वेद हमारे, त्रिपिटक किसके हैं? बौद्ध के। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो क्या है इस्लाम का? आप कहेंगे कुरान है। हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है सबसे प्राचीन ग्रंथ जो सबसे पुराना है? देखिए, है तो ये सभी हिंदू धर्म से रिलेटेड, लेकिन हमें बताना है कि सबसे पुराना। तो सबसे पुराने हैं आपके वेद। चलिए, जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह है आपका हाथ। नेक्स्ट आपका, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो बौद्ध, मैंने बताया था अभी आपको, बौद्ध धर्म का क्या है? आप कहेंगे त्रिपिटक है। तो अगर आपने इसमें से 30+ क्वेश्चन करे हैं तो अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। सभी को करना है अपना स्कोर तो कमेंट, लेकिन जितने 30+ वाले होंगे उन सभी को मैं अगली वीडियो में उनके नाम लूँगा, और उन्हें मैं गारंटी देता हूँ कि उनका सिलेक्शन पक्का होगा, मतलब अपनी तरफ से कंफर्म करता हूँ। धन्यवाद आपका। अगर आप वीडियो में अब तक बने रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ ज्वाइन हो सकें, नौकरी पर आपके साथ जा सकें। तो धन्यवाद।